हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और हम कर रहे हैं बीएससी की सीरीज करते करते हम पहुंच गए हैं आज चैप्टर नंबर 2 पर। सबसे पहले हमने किया था इंडेक्स का डिस्कशन। इंडेक्स के डिस्कशन के बाद हमने किया चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हम 2 सेक्शन देख के आए थे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 जनरल बात कर रहा था, जो हर सेक्शन करता है, संक्षिप्त, नाम, विस्तार और प्रारंभ। और सेक्शन 2 में हमको डेफिनेशन बताई गई थी, जिसको कि हमने पढ़ा था कि आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पढ़ना है। जैसे सी से था कोट, फिर आता था कंक्लूसिव प्रूफ, ऐसे था डिस्प्रूव्ड, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, फैक्ट, फैक्ट इन इशू, इस तरीके से करके सारी चीजें थी, तो जिससे कि हमको याद करने में आसानी हो जाती है। टोटल हमने कितने डेफिनेशंस देखी थी? वहां पे 12 डेफिनेशंस देखी थी। अब हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 किस बारे में बात करता है? तथ्यों की सुसंगति के बारे में बात करता है। सेक्शन 3 से लेकर 50 तक बात करता है तथ्यों की सुसंगति के बारे में, ठीक है। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है। अभी हम देखेंगे क्या क्या है इसके अंतर्गत। सबसे पहले जब हम बात करेंगे इसकी, तो आप जानते हैं हम सबसे पहले हमेशा क्या करते हैं, इंडेक्स को देख लेते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि आखिर इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें बताएगी। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो ये हमको बोलता है विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। क्या बोल रहा है हमको? विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाता है। सेक्शन नंबर 3 में बोला गया है, ठीक है। ये वही सेक्शन है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन सा सेक्शन होता था? सेक्शन नंबर 5। ये क्या होता है? इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने वाला सेक्शन होता है। क्या बोलता है? विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। के बाद जो आता है सेक्शन 4 से लेके 15 तक, 4 से लेके जो 15 तक सेक्शन आता है वो बात करता है निकटता से संसक्त तथ्य, यानी कि ये जो सेक्शन है ये बताते हैं आगे कि क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स जो क्या होते हैं, साथ साथ जुड़े हुए तथ्य होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं 4 से लेके 14 तक, ठीक है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं निकटता से संसक्त तथ्य, फिर आता है 15 से लेके 21 तक। 15 से लेके 21 तक क्या आता है? स्वीकृतियां आती है, ठीक है। साथ में इसमें आप इसको, ये जो 25वां सेक्शन है, आप इसको यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इसके साथ क्या आता है, 25वां सेक्शन भी इंक्लूड होता है। क्योंकि वो होता है ना, स्वीकृति निश्चय सबूत नहीं होती लेकिन विबंध कर सकती है, ये वाला पॉइंट आता है 25 के अंतर्गत। फिर आता है सेक्शन 22 से 25 तक संस्वीकृति के बारे में बात करता है। 26 से 27 बताता है उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें की बुलाया नहीं जा सकता, ठीक है। उन व्यक्तियों के कथन बताए गए, जैसे जो मर गया, मृत्युकालीन कथन पढ़ते थे ना हम 32 के अंतर्गत, वो वाले प्रोविजंस आ जाएंगे। मिल नहीं सकता, खो गया, बीमार हो गया, ये वाली चीजें। फिर सेक्शन 28 से 32 आता है विशेष परिस्थितियों में कोई कथन किए गए हैं, वो आ जाते हैं। अब सेक्शन 33 बोलता है किसी कथन में से कितना साबित किया जाएगा, तो जितना हमारे लिए आवश्यक होगा हम उतना ही साबित करेंगे, ये वाली बात होती है। सेक्शन 34 से 38 बोलता है न्यायालय के जो निर्णय है वो कब सुसंगत है। 39 से 45 तक बोलता है अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। इसके अंतर्गत आ जाते हैं विशेषज्ञों की राय वगैरह से संबंधित कथन। फिर आता है हमारा 46 से 50 जो बताता है कैरेक्टर के बारे में, यानी कि शील कब सुसंगत है। तो सबसे पहले वाले पॉइंट को फाइनली हम स्टार्ट करते हैं, में कि हमको बताया गया है सेक्शन 3 और 4 से लेके 14 तक के पॉइंट्स बताए गए। इसका मतलब है निकटता से संसक्त तथ्य। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो ये बोलता है विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। इसके बाद ये जो पॉइंट्स आएंगे ना 4 से लेके 14 तक, ये हमको बोलेंगे कि निकटता से संसक्त तथ्य कौन से हैं जो कनेक्ट हो रखे हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले वाले पॉइंट की बात, विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। विवादक तथ्य हम पढ़ के आए थे डेफिनेशन क्लोज में, सुसंगत तथ्य को हम पढ़ के आए थे, ठीक है। तो ये बोल रहा है वाद या कार्रवाई में, वाद कहाँ पे दायर किया जाता है? सिविल मामलों में। कार्यवाही कहाँ पे होती है? क्रिमिनल मामलों में, ठीक है। इतना बारीक बारीक पॉइंट कोई नहीं पढ़ाता, हम पूरा कंप्लीट पढ़ाते हुए आपको चढ़ रहे हैं, जिससे कि क्योंकि नए एक्ट है तो हर किसी व्यक्ति के लिए नए हैं, तो कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आना चाहिए वाद क्या होता है, कार्यवाही कहाँ की जाती है, क्रिमिनल मामलों में प्रोसीडिंग्स होती है ना, उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो किसी वाद या कार्यवाही में विवादक तथ्यों का, यानी फैक्ट इन इशू
का साक्ष्य दिया जा सकता है। क्या होते हैं विवादक तथ्य? हम लोग पढ़ के आए थे, विवादक तथ्य वो होते हैं जिसके संबंध में वाद उत्पन्न होता है। कैसे वाद? एक व्यक्ति ने किसी संबंध में हाँ किया, दूसरे ने उसको अगर हाँ कर दिया तो विवाद उत्पन्न ही नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति ने हाँ किया और दूसरे व्यक्ति ने ना किया तो उन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो गया? विवाद उत्पन्न हो गया। तो जो तथ्य विवाद उत्पन्न करते हैं वही क्या कहलाते हैं? विवादक तथ्य कहलाते हैं। तो वाद या कार्यवाही में विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है, उसके अस्तित्व अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है जहां सुसंगत घोषित किया हो, यानी कि वो तथ्य है या नहीं उसके संबंध में साक्ष्य दिया जा सकता है, वो उससे रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, जो सुसंगत नहीं है साक्ष्य आपवादिक दशाओं को छोड़कर नहीं दिया जा सकता। जो फैक्ट रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, रिलेवेंट फैक्ट नहीं है, उनका साक्ष्य जो भी अपवादित दशाएं होगी उनको छोड़कर नहीं दिया जा सकेगा। ये कहाँ पे बोली गई है बात? हमको सेक्शन 3 के अंतर्गत बोली गई है। अब कौन से तथ्य हो सकते हैं विवादक? जैसे कि मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति की हो जाती है मृत्यु कारित। इसके संबंध में कौन से विवादक तथ्य होते हैं? कि इसको मारने के लिए लाठी उठाई गई, लाठी से इसको मारा गया, और इसके लिए विवाद चल रहा है कि बी ने इसको मारा, तो बी ने इसको चाकू से मारा। ये सब क्या है? इसके विवादक तथ्य हैं। बी बोलता है मैं तो उस टाइम वहां था ही नहीं। तो ये जो भी फैक्ट्स होते हैं ये इसके संबंध में क्या आ जाते हैं। और इसमें हो गया कि मान लीजिए बी का मृत्यु कारित करने का आशय था या नहीं, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो ए की मृत्यु कारित हुई तो मृत्यु कारित करने का उसका आशय था या नहीं, उसने उसको लाठी से मारा, उसने उसको चाकू से मारा, या किसी और चीज से जैसे हथौड़े से वार कर दिया उसके सर पे, उसको गंभीर प्रकोपन हुआ, कौन से तथ्य थे ये। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है? विवादक तथ्य हो जाती है किसी भी मामले में। अब देखिए सेक्शन 4 क्या बोलता है। सेक्शन 4 वही सेक्शन है जो सेक्शन 6 हुआ करता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो हम किस नाम से भी जानते हैं? रेस जेस्टे के नाम से भी जानते हैं। रेस जेस्टे के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आप देखिए जो इसकी इलस्ट्रेशन है ना सेक्शन 3 की, सेक्शन 3 में जो इलस्ट्रेशन दे रखी है वो आपको रीड आउट करनी है आज की आज। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। अगर साथ के साथ आप इलस्ट्रेशन देखते हुए नहीं चलेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? एक ही समव्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों के सुसंगति। तो ये धारा किस पे आधारित है? रेस जेस्टे के सिद्धांत पर आधारित है। वे तथ्य जो विवादक नहीं है, ठीक है, विवादक नहीं है लेकिन विवादक तथ्य से संसक्त है। संसक्त का मतलब क्या होता है? जुड़े हैं, ठीक है, वे समव्यवहार का भाग हैं तो वे सुसंगत है। चाहे वे उसी समय पर हुए हो, उसी जगह हुए हो, किसी दूसरे समय पर हुए हो, दूसरे स्थान पर हुए हो। तो ये अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ए नाम का व्यक्ति है, इसकी मृत्यु कारित हुई। शुरू से लेके चल रहे हैं हम। मेरे को इसमें कहा गया कि बी ने इसको मारा है। बी ने इसको कैसे मारा है? पीट पीट कर इसको मार दिया। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और इसने पीट पीट कर इसकी हत्या कर दी। तो आसपास के लोगों ने, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे, इन लोगों ने जो देखा कि भाई इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो ये लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो इन लोगों ने जो भी देखा सुना तो वो क्या हो गया? ये तथ्य हो गए एक ही समव्यवहार से, उनसे जुड़ने वाले तथ्य हो गए, ठीक है। जो कुछ भी इन लोगों ने कहा वो इसके रिलेवेंट फैक्ट हो गए, इससे संबंधित तथ्य हो गए, ठीक है। तो वे तथ्य जो विवादक नहीं है, उन्होंने जो कुछ कहा वो विवादक तो नहीं है पर लेकिन उस समव्यवहार से जुड़े हुए। उन्होंने कहा कि ए और बी में लड़ाई हुई और बी ने पीट पीट कर ए की हत्या कर दी। तो उन लोगों ने जो भी कथन कहे वो क्या हो जाएंगे? रिलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी समव्यवहार का भाग है, उन्होंने उसको पीटते हुए वहां पे देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्शन 7 के रूप में देखते थे क्या आता है। इलस्ट्रेशंस आपको छोड़ने नहीं है बल्कि इलस्ट्रेशन को आपको आज की तारीख में कंप्लीट करना है, ठीक है। वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतुक परिणाम है। किस बारे में बात कर रहा है यहाँ पे? इस सेक्शन को आप लोग कैसे याद करेंगे? प्रसंग हेतुक परिणाम के रूप में याद करेंगे, ठीक है ना। प्रसंग हेतुक परिणाम क्या होता है? ओकेजन, कॉज और फैक्ट एंड इशू। किस बारे में? फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट एंड फैक्ट ऑफ इशू। तो वे तथ्य सुसंगत हैं, वे तथ्य रिलेवेंट हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित प्रसंग हेतुक परिणाम है।
या उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे गठित हुए हों या जिसने उसके गठित होने का संव्यवहार किया हो। अब इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? प्रसंग हेतु परिणाम क्या हो गया? ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, मेले में जाता है, ए नाम का व्यक्ति है, मेले में जाता है, मेले में गया, इसके हाथ में थी एक थैली, ठीक है, ये हाथ में लेते हुए जाता है और बोलता जाता है कि मेरे पास तो धन है और मैं सामान खरीदूंगा। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये जो बैग है ये हो जाता है चोरी, ठीक है, ये बैग चोरी हो जाता है। तो फिर क्या होगा? अब क्या तथ्य विवादक तथ्य माने जाएंगे और क्या तथ्य सुसंगत माने जाएंगे? अब इसकी चोरी हो जाती है तो फिर ये तथ्य विवादक हो जाएंगे कि भाई वो मेले में गया था, उसके पास धन था, उसको लूटा गया, उसकी चोरी हुई, तो ये तथ्य सुसंगत हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो बोल रहा था यहाँ पे कि भाई मेरे पास थैला लेता हुआ जाता है, उसके बैग में लगता है कि हाँ यार इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, कोई व्यक्ति इसको देख लेता है और उसके बैग की हो जाती है चोरी, तो ये विश्वास किया जाएगा क्योंकि उसने ये चीज दिखाई थी वहां पे कि भाई मेरे पास क्या है, धन है, ठीक है, एक दो लोगों ने सुन भी लिया था वो चीज, तो उसका चोरी हो गया, तो ये इसका परिणाम है कि हाँ भाई किसी ने देखा होगा, उसको चोरी कर लिया होगा, तो ये विवादक तथ्य से संबंधित सुसंगत तथ्य हो गए हैं। एक और इलस्ट्रेशन देखिए कि ए और बी के बीच में लड़ाई हुई। अब यहाँ पर इनके ये निशान पड़े हुए हैं, इन दोनों ने यहाँ पे इस जमीन के ऊपर लड़ाई की थी, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। इसका क्या सबूत हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो गुत्थम गुत्था निशान बने हुए थे वो इसका परिणाम है कि भाई इन लोगों के बीच में क्या हुई है, लड़ाई हुई है, ठीक है। ये इसके दोनों इलस्ट्रेशन है, आप लोगों को इसके सारे जितने भी उदाहरण हैं, दृष्टांत हैं, उनको क्या करना है, रीड आउट करना है। रीड आउट करेंगे तो साथ साथ ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। साथ को जो इंडियन एविडेशन एक्ट का सेक्शन 7 है वही सेक्शन 5 है बीएसए का, किस बारे में बात करता है, प्रसंग हेतुक परिणाम के बारे में बात करता है। अब सेक्शन 6 है ना, सेक्शन 6 ये वही सेक्शन है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में होता है, सेक्शन नंबर 8 किस बारे में बात करता है, हेतु तैयारी और पूर्व पश्चात का आचरण। हेतु तैयारी पूर्व पश्चात का आचरण, इसको किस बारे में कैसे जानते हैं, मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो इसमें क्या बातें सुसंगत हो सकती है कि भाई उसका हेतु क्या रहा था, हेतु यानी क्या होता है, मोटिव, कि उसका मोटिव क्या रहा था उस काम को करने के पीछे, और जो मोटिव होता है ना, मोटिव वो होता है मेंस रिया का बढ़ावा रूप। मेंस रिया को हम कहाँ पे पढ़ के आए हैं, आईपीसी में पढ़ के आए हैं और बीएनएस में पढ़ के आए हैं। क्या होता है मेंस रिया? मेंस रिया ये होता है कि भाई आपके उस काम को उस समय उस अपराध को करने की इच्छा थी या नहीं। जैसे मेरे दिमाग में आया कि मैं ए नाम के व्यक्ति का मर्डर करूंगी, ठीक है, अब मेरे दिमाग में आई, जब तक मैंने किसी और को ये बात नहीं बोली तब तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी और को बात बोल दूंगी तो ये अपराध हो जाएगी। तो मेंस रिया हो गई, मेरे दिमाग में किसी चीज का आशय चल रहा है, मेंस रिया हो जाती है, ये उस चीज को मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा करूंगी, ठीक है। तो मेंस रिया का जो बढ़ावा रूप होता है वो होता है मोटिव, जिसको कि हम बोलते हैं हेतु। हेतु क्या होता है, उस कार्य को करने की प्रबल इच्छा। जैसे कि आपका हेतु क्या है, आपका मोटिव क्या है कि भाई आप आरजेएस जुडिशियल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो जो भी जुडिशियल सर्विस हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, राजस्थान जुडिशरी हो, आपका एम है कि भाई हमको जुडिशरी में जाना है, ठीक है। तो ये मोटिव हो गया, उस मोटिव के लिए आप क्या करते हैं, काम करते हैं। उसी क्या होता है, उससे संबंधित आप करते हैं तैयारी, ठीक है। तैयारी हो गई प्रिपरेशन। जैसे कि किसी का मोटिव है, ए नाम के व्यक्ति का मोटिव है कि वो बी नाम के व्यक्ति को मारना चाहता है, ठीक है, ये मोटिव हो गया। इसके लिए क्या करता है, विष खरीदता है, विष यानी कि जहर खरीदता है मार्केट में जाके। इसने क्या करी, तैयारी करी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन। तो क्या देखा हमने सेक्शन 6 के अंतर्गत कि इसमें होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, हेतु होती है, तैयारी होती है और साथ साथ होता है आचरण। आचरण कैसे हो गया कि भाई ए के पास एक कुत्ता है, ये वाला, ये कुत्ता क्या है, हिंसक है। हिंसक मतलब जब कोई भी इसको व्यक्ति दिखता है, व्यक्ति या आसपास कोई बच्चे खेल रहे होते हैं, ये क्या करता है, इनको काट लेता है, ठीक है। अब पहले ये कहा गया कि भाई
ये जो कुत्ता है ना, ये पहले भी कई लोगों को काट चुका है, तो इसका आचरण कैसा है, काटने वाला आचरण है। तो इसके मालिक को कहा गया भाई तुम इस कुत्ते को बांध के रखा करो या इसको कोई डॉक्टर वोक्टर के दिखाओ, क्योंकि ये कुत्ता क्या है, ये बच्चों को जैसे ही देखता है, आसपास खड़े व्यक्तियों को देखता है तो ये काट लेता है। तो ये इसका आचरण हो गया, तो ये एक हिंसक कुत्ता हो गया। तो ये आचरण के रूप में सुसंगत तथ्य है। 3-4 हमने एग्जाम्पल देख लिया, अब देख लेते हैं लैंग्वेज क्या कह रही है। तो कह रहा है हेतु, तैयारी, आचरण। हेतु होता है मन की दशा होती है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए विवश करती है। आपका मोटिव क्या है, आरजेएस बनना है, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन रात देते हैं। आपको जब भी समय मिलता है, आपको दिन में सही लगता है तो दिन में पढ़ते हैं, रात में सही लगता है तो रात में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये अपराध नहीं होता। लेकिन तैयारी, अपराध को करने का अंजाम देने से पूर्व जो भी कार्य किए जाते हैं वो तैयारी होती है, ठीक है। जैसे कि आप कोई आतंकवादी गतिविधियां करना चाहता है, आतंकवादी गतिविधि करने के लिए क्या करता है, कोई हथियार प्राप्त करता है, बम बनाता है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, तैयारी हो गई, ठीक है। आचरण क्या होता है, आचरण पक्षकार अभिकर्ता का सुसंगत होता है। आचरण या तो खुद का भी हो सकता है या उसके अभिकर्ता का भी हो सकता है। इसका मतलब ये क्या होता है, ये मालिक है, ये कोई काम करना चाहता है, ठीक है, और ये इसका अभिकर्ता है, एजेंट। तो इन दोनों को क्या होगा, पता होगा कि भाई क्या काम करना है, तो ये इन दोनों के लिए क्या होता है, सुसंगत होता है। अगर ये गलत काम करना चाहता है, मान लीजिए ये मिलावटी दवाई बेचना चाहता है, मिलावटी दवाइयां बेचना चाहता है, ये इसकी कंपनी में काम करता है, तो अगर ये मिलावटी दवाई बेच रहा है, मालिक अगर मिलावटी दवाई बेच रहा है, तो उसको अभिकर्ता को भी तो पता होगा ना कि ये मिलावटी दवाई बेचना चाह रहा है। तो ये समझ में हो गया कि भाई इन दोनों के कथन सुसंगत होते हैं। आचरण चाहे पहले का हो या बाद का, दोनों सुसंगत होते हैं। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इलस्ट्रेशन। हमको पूरा एक्ट यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई जो हमको सेक्शन 6 में देखना है, ये वही सेक्शन है जो कि हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में देखा था, सेक्शन 8 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमको बताया जाता है कि हेतु, तैयारी, पूर्व पश्चात का जो भी आचरण होता है वो सुसंगत होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है, सबसे पहले हेतु आती है कि उस काम को करने के लिए हमारा हम कितना उसको करना चाहते हैं, हेतु हो गया वो कि भाई उसको करने में हम कितने प्रयास करना चाहते हैं। सेकंड करी तैयारी, किसी काम को करने के लिए हमने तैयारी करी है, तो वो इसके अंतर्गत आ गई, जैसे कि विष खरीदा, जैसा उदाहरण दिया। आचरण कि वो हिंसक कुत्ते का आचरण था कि वो जैसे ही गली में बच्चों को निकलता हुआ देखता था, व्यक्तियों को निकलता हुआ देखता था, वो उनको काट लेता था, तो ये आचरण के रूप में सुसंगत है। आचरण न केवल व्यक्ति का हो सकता है बल्कि उसके अभिकर्ता का भी हो सकता है। इस तरीके से हमको पूरा सेक्शन 6 आ गया समझ में। लेकिन और डिटेल में समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी इलस्ट्रेशन देखनी पड़ेगी। वो कौन देखेगा, वो आप लोग देखेंगे अपने घर पे एक्ट में से, ठीक है। होमवर्क है, जरूर कंप्लीट करना है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है हमको, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण और पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तत्व। तो ये वही सेक्शन है जो होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में। कौन से नंबर का सेक्शन है, सेक्शन नंबर है 9। क्या बोलता है, आप देखते थे ना शिनाख्त परेड, वैसे इसको बेसिकली ये जो सेक्शन है इसको शिनाख्त परेड के नाम से भी जाना जाता है। शिनाख्त परेड की अवधारणा जो है वो इसी सेक्शन के अंतर्गत आती है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 9 में आती है। लेकिन जब हम बीएसए की बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात की जा रही है, तो ये सेक्शन 7 में आ जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी भी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए या पुनः स्थापित करने के लिए, ठीक है, स्पष्टीकरण करने के लिए और पुनः स्थापित करने के लिए निम्न तथ्य सुसंगत होते हैं। कैसे हो सकते हैं ये क्या करते हैं, इनका एक्सप्लेन करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्सप्लेन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले होता है इसको बताते हैं कि भाई कौन कौन से तथ्य हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं इनको एक्सप्लेन करते हैं, इनको संपोषित करते हैं, खंडन करते हैं, रिबर्ट करते हैं इनको, ठीक है। और व्यक्ति या वस्तु की पहचान से संबंधित होते हैं। जब ये पहचान आ जाती है ना, तो इसको बोला जाता है शिनाख्त परेड, ठीक है। देखते हैं ना आप कि जब कोई व्यक्ति है वो गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी शिनाख्त करने, वो बोलता है कि भाई बी नाम के व्यक्ति को बुला लो, वो मुझे जानता है, तो उसको शिनाख्त करने के लिए भाई कि ए नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, तो बी नाम के व्यक्ति को बुलाया जाता है कि आप आइए और पुलिस थाने में आके इसकी शिनाख्त कीजिए, ठीक है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बॉडी की शिनाख्त करवाई जाती है, तो शिनाख्त की बात की जा रही है, जिसको कि बोलते हैं पहचान परेड, ठीक है। तो उसकी पहचान स्थापित करने से संबंधित तथ्य हो जाते हैं, और ये किसी चीज का समय और स्थान में निर्धारित करते हैं कि भाई वो चीज उस समय पे हुई थी, उस स्थान पे हुई थी या नहीं थी, ये वाली चीज भी यहाँ पे की जाती है। और साथ ही क्या किया जाता है, समव्यवहार, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है
उनसे संबंधित जो उनसे जो रिलेशन स्थापित होते हैं उसके संबंध में बताया गया कि जो ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में हुआ तो उनके बीच में क्या पहले से कोई संबंध था, क्या वो घनिष्ठ मित्र थे, या उनके बीच में कोई व्यापारिक संबंध था। तो ये सब चीजें निर्धारित की जाती है। तो आपके पास सेक्शन जो 7 है इसको आप शिनाख्त परेड लेके नहीं चल सकते हैं, इसमें कई अन्य पॉइंट भी आते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है, इसका उद्देश्य होता है किसी भी तथ्य को एक्सप्लेन करने का, इंट्रोड्यूस करने का। साथ ही इसका क्या काम होता है, पहचान करने का, जिसको कि हम शिनाख्त परेड कहते हैं। रिबर्ट करता है, खंडन करता है, संपोषित करता है, और इसके साथ साथ क्या करता है, किसी भी समय स्थान को निर्धारित करता है और रिलेशन स्थापित करता है। संव्यवहार जिनके बीच में हुए हैं, पक्षकारों के बीच में जो संव्यवहार स्थापित हुए हैं उनको दर्शित करता है, बताता है। ठीक है, सेक्शन 7 का यही काम है। ठीक है, क्या करना है आपको, जैसा कि मैं हर सेक्शन पर बता रही हूँ, आपको इसका करना है, आपको इलस्ट्रेशंस देखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये बोल रहा है सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही और की गई बातें। तो कही गई बातें और की गई बातों के साथ इसमें लिखी गई बातों को भी शामिल किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि केवल कोई बात कही जाएगी, की जाएगी, कोई काम किया जाएगा तो ही इसको शामिल किया जाएगा, बल्कि इसमें ना केवल कही गई बातें, की गई बातें और साथ में क्या होता है, लिखी गई बातों को भी शामिल किया गया है। तो ये कौन सा सेक्शन है, ये है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 10 और ये बीएसए का सेक्शन 8 है। क्या होता है, सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा, जो कॉन्स्पिरेसी करता है ना, उसके द्वारा कही या की गई बातें। तो इस धारा के नियम लागू होने के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी है, विश्वास होना चाहिए कि दो या अधिक व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया है, कॉन्स्पिरेसी की है, षड्यंत्र किया है। ठीक है, कार्य उस समय के बाद होना चाहिए जब उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा आशय मन में धारण हुआ हो। यानी कि एक व्यक्ति ने, जैसा कि मैं मान लो कि ए नाम के व्यक्ति को, मैं बरखा शर्मा ए नाम के व्यक्ति का मर्डर करना चाहती हूं और मैं मेरी फ्रेंड आर को बोलती हूं कि अपन दोनों मिलके क्या करेंगे, ए का मर्डर करेंगे। ठीक है, मेरा आशय था मर्डर करने का, हम दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचने के साथ साथ हमने इसमें शामिल कर लिया एस को। ठीक है, हम तीनों ने मिलकर क्या किया, कॉन्स्पिरेसी करी कि हम जाके ए का मर्डर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, मेरा आशय होना चाहिए और मैं ऐसे आशय को क्या करूंगी, अपने फ्रेंड को या जिसके थ्रू भी मैं ये काम करवाना चाहती हूँ, जिसको कि मैं इसमें शामिल करना चाहती हूँ कि भाई आप दोनों मिलकर मेरे साथ काम करो, तो उनको ये बात मैं बता दूंगी। तो क्या होगा, कार्य का संबंध उनके सामान्य आशय से होना चाहिए। अब ये व्यक्ति जो है आर और एस, ये मेरे साथ क्यों इंक्लूड होंगे, ये मेरे साथ तभी इंक्लूड होंगे जब इनका भी आशय होगा कि हाँ हम दोनों मिलकर ए को मार देते हैं। ठीक है, अगर इनका भी आशय ऐसा नहीं होगा, मैं मेरा विचार पेश कर रही हूँ, अगर जब तक वो मेरे से एग्री ही नहीं होंगे तो क्या वो मुझे हाँ करेंगे इस काम करने के लिए, नहीं करेंगे। तो क्या होगा, उनका सबका आशय, यानी हम तीनों का आशय होना चाहिए कि हम ए नाम के व्यक्ति को मार देंगे। ठीक है, तो सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही की गई बातें, मैंने कहा, मेरे साथ मिलके आर ने और एस ने मिलके काम किया। ठीक है, या कोई चीज लिखी, तो जैसे कि डॉक्यूमेंट मान लीजिए हमारा है कि भाई एक ही प्रॉपर्टी को हम वसूलना चाहते हैं, या मतलब हम अपने लिए लेना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करना चाहते हैं। तो मान लीजिए ये दोनों मिलके कोई नकली कागज तैयार करवाती हैं, उसमें साइन करवा लेती हैं, तो ये सब इनमें शामिल हो जाएगी और इनका भी इंटेंशन वैसा हो जाएगा। अब फाइनली हमको क्या करना है, इसकी इलस्ट्रेशंस देखनी है जो कि आप लोग देखेंगे। ठीक है, ये हम सेक्शन 8 तक आ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। सेक्शन 9 बोलता है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होते हैं। तो ये वही सेक्शन है जो कि होता है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 11। ठीक है, प्ली ऑफ एलिबी के नाम से जानते थे हम लोग। प्ली ऑफ एलिबी जो आती थी सेक्शन 11 के अंतर्गत आती थी, वहां पे यही चीज बोली गई थी कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, तो वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत होते हैं। तथ्य जो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। क्या होता है इसका मतलब,
मतलब हो गया कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत हो जाते हैं। ये मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, इसके लिए इसका विचारण किया जाता है कि इसने बी का मर्डर कर लिया। आप जानते हैं जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम उसको गोले में डाल देते हैं, मतलब हमारे एग्जाम्पल में मर जाता है तो हम उसको गोले के अंदर डाल देते हैं। ए नाम के व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है कि भाई तुमने क्या किया है, बी नाम के व्यक्ति का मर्डर किया है। ये जाके बोलता है कि और ये जो व्यक्ति था ना, इसका मर्डर हुआ कलकत्ता में, ठीक है। पर ये ए नाम का व्यक्ति बोलता है कि मैं तो उस दिन लाहौर गया था, मेरे को कुछ काम था, मैं तो वहां पे था ही नहीं। तो ये वहां पे जाने पे अपनी चीजें पेश कर देता है, ट्रेन का टिकट दे देता है, जिस होटल में रहा उसका बिल पेश कर देता है, वहां पे जिस जिस व्यक्ति से मिला उससे बात करा देता है। तो ये तथ्य सुसंगत हो जाएंगे कि भाई वो विवादक तथ्य से इस तरीके से सुसंगत हो जाएंगे कि हाँ इसने तो इसका मर्डर किया ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्या था उस टाइम लाहौर में बैठा हुआ था। तो वे तथ्य जो सुसंगत नहीं है तब सुसंगत हो जाते हैं। ये सुसंगति तो हो गई ना, ये वाली बात हो गई प्लीयर एलिबी। इसको अन्यत्र उपस्थिति के नाम से भी जाना जाता है, अन्यत्र उपस्थिति के रूप में भी जाना जाता है, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत इस वाले बात में दिया गया, ठीक है ना। और इसका क्या मतलब होता है, अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य। इसका मतलब है जो विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के अस्तित्व, मतलब कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, किसी चीज को संभव बनाती है यानी संभव है या संभव नहीं है, ठीक है। अगर हिंदी की लैंग्वेज कलिस्ट है तो हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे जिससे कि वो हमारे समझ में आ जाए। अब देखिए सेक्शन 10 हमको बोलता है नुकसानी की रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत है। ये वही सेक्शन है जो होता है, देखिए तो 11 था, ये 12 हो जाएगा। सेक्शन नंबर 12 किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब इसका कौन सा है, बीएसए का है, सेक्शन नंबर 10, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वादों में जिनकी की नुकसानी का दावा हो वे तथ्य सुसंगत होंगे जो नुकसानी की रकम को अवधारित करने के लिए समर्थ हो जावे। और नुकसानी के वादों में दो विवादक तथ्य होते हैं, क्या वादी नुकसानी को प्राप्त करने का हकदार है और है तो कितनी राशि का। सामान्यतः दिवाली मामलों में नुकसानी प्रदान की जाती है, ठीक है। एक बार रीड आउट कर ले, इसका मतलब हो गया कि आपको इसको जस्ट ऐसे स्टार्ट करना है कि सिविल मामलों में नुकसानी की रकम कैसे निर्धारित की जाएगी। नुकसानी की रकम कैसे निर्धारित की जाएगी ये हमको बताया गया है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 किसका है, इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्या बताया गया इसमें, नुकसानी की रकम निर्धारित करने वाले तथ्य, यानी कि इसमें क्या निर्धारित की जा रही है, डैमेजेस, नुकसानी निर्धारित की जा रही है। किससे संबंधित वाद है, सिविल से रिलेटेड केस है ये। ओके बढ़े आगे। अब ये बोल रहा है जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत, फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। जब कोई अधिकार या रूढ़ी ही प्रश्नगत है तब कैसे बात की जाएगी, तो कोई समव्यवहार यानी ट्रांजैक्शन जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ी, एक बार हम लैंग्वेज देखेंगे फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो कोई समव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ी सृष्ट, दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, प्रत्याख्यात की गई थी या अस्तित्व से असंगत थी। यानी कि कोई समव्यवहार हुआ, उसमें कोई भी प्रश्नगत अधिकार की, मतलब कोई बोलता है कि भाई मुझे इस क्षेत्र पे अधिकार था, ठीक है। मछली का उदाहरण लेते हैं कि एक मीन क्षेत्र था, वहां से मछली पकड़ने का अधिकार था। तो ए नाम का व्यक्ति बोलता है कि मेरे को पुराने जमाने मतलब पुश्तों से मेरे को अधिकार था कि मैं ये जो मीन क्षेत्र है यहाँ से मुझे मछली पकड़ने का अधिकार था, ठीक है। पहले अधिकार को देखते हैं फिर बाद में रूढ़ी को देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोलता है ए नाम का व्यक्ति कि ये जो मीन क्षेत्र है मेरा,
इस पे मुझे अधिकार है, पुश्तों से अधिकार है। मेरे दादा परदादा जो सब थे वो यहाँ से क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, तो मेरा भी अधिकार क्या है, मैं यहाँ से मछली पकड़ूंगा। अगर कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो वो क्या करेगा, इसके अंतर्गत जाएगा। तो ये बोल रहा है कि प्रश्न का अधिकार दावाकृत किया जाता है, उपांतरित किया जाता है, बनाया जाता है, उसके ऊपर में एक्सेप्ट किया जाता है, डिनाई किया जाता है, उसके अस्तित्व के संबंध में कोई बात होती है जिसमें मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी, प्रयोग्य विवादग्रस्त था, प्रख्यात किया गया था या अनुसरण नहीं किया गया था। इसका मतलब कि ए नाम का व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे को मीन क्षेत्र में अधिकार है, और उसको अगर रोका जाता है, कहा जाता है कि नहीं तुम्हें तो इस संबंध में कोई अधिकार नहीं था, तो वो अपने साथ में जो लोग भी पहले इसके संग, जैसे कि मान लीजिए एक के दादा के संग और भी लोग थे जो उस क्षेत्र पे क्या करते थे, आके मछली पकड़ते थे, ठीक है, उसके साथ वाले एरिया में, तो ये जाके बोल देगा वहां पे कि देखो उनको बुला लो, वो जानते हैं कि इसमें हमारा पुश्तों से अधिकार है कि हम यहाँ से मीन क्षेत्र से यानी कि मछली पकड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया अधिकार की बात। अब रूढ़ी की बात की जाती है, ठीक है। अगर रूढ़िजन्य अधिकार युक्त है, ठीक है, पुरानी है, शांतिपूर्ण ढंग से काम में ली जा रही है, तो रूढ़िक अधिकार मान लिया जाएगा। जैसा कि आप मानते हैं कि मान लीजिए ए नाम की महिला की शादी हुई बी नाम के व्यक्ति से, ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई, ठीक है। अब इनके था कि ये जो महिला है ये एक विशेष तरीके का हार पहन के घर में प्रवेश करेगी, ठीक है, ये हार हो गया, ये इस तरीके का कोई हार पहन के घर में प्रवेश करेगी, ये इनकी रूढ़ी थी, ठीक है। अब ये बोलती है कि मैं वही हार पहन के प्रवेश करूंगी, अन्यथा मैं तो प्रवेश नहीं करूंगी, क्योंकि ये हमारी रूढ़ियों से परंपरा चली आ रही है। तो क्या होनी चाहिए, ये रूढ़ी कैसी है, पुरानी है। कैसी रूढ़ी है कि भाई इनको पुश्तों से ये इस हार को पहन के इस घर के अंदर प्रवेश कर रही है यहाँ की महिलाएं, शांतिपूर्ण ढंग से उसको काम में ली जा रही है, तो रूढ़िक अधिकार मान लिया जाता है। तो मान लिया जाएगा कि हाँ वो महिला जब वो हार पहन के जो पुश्तों से जो उनके समाज में रेगुलर पहन के आया जाता है, तो वो उसको पहन के ही क्या करेगी, घर के अंदर प्रवेश करेगी। रूढ़ी एक ऐसा नियम है जो विशिष्ट परिवार, जैसा कि मैंने बताया ना, ये हार पहन के आ रही है, विशिष्ट स्थान पर बसने वाले बहुत दिनों से प्रचलित होने के कारण शक्ति प्राप्त। जैसे कि आप जानेंगे कि राजस्थान के लोगों का अलग पहनावा होता है, तो वो बोलेंगे कि भाई हम लोग राजपूती ड्रेस पहन के आएंगे। जैसे एमपी की महिलाएं होती हैं, तो वो एमपी की महिलाएं अलग तरीके की साड़ी, महाराष्ट्र की महिलाएं अलग तरीके की साड़ी वगैरह पहनती हैं, तो इस तरीके से वो प्रवेश वगैरह करती है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये जो रूढ़ी चल रही है वो एक परिवार में चल रही है, एक समाज में चल रही है, ठीक है, तो वो उसी तरीके से प्रवेश करते हैं। जैसे हिंदुओं में मान लीजिए सिंदूर दान होता है, मंगलसूत्र वगैरह होता है, मुसलमानों में अपनी अलग तरीके की रीतियां चलती है, क्रिश्चियंस में अपनी अलग चलती है। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई उन रूढ़ियों को फॉलो करते करते अगर कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो उसको मान लिया जाता है कि ये जो रूढ़ी थी वो प्राचीन काल से चली आ रही है, वो जो अधिकार था वो प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो ये बोल रहा है जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रश्नगत है, तब जो भी रिलेवेंट फैक्ट होंगे, मीन क्षेत्र में क्या हुआ था कि भाई उसके कोई जो अन्य व्यक्ति आए थे उन्होंने बोल दिया था कि हाँ इसका मीन क्षेत्र पर अधिकार था। हार के संबंध में क्या हो गया, पुश्तों से उनकी वहां की महिलाएं वो हार पहन के आती थी। मैंने मेरे तरीके से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, फिर भी आप चाहो एक बार रिपीट करके देख सकते, ठीक है। अब हम आज का लास्ट सेक्शन देखते हैं कि दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य, लास्ट सेकंड सेक्शन है, ठीक है ना। ये तो सेक्शन 12 ये बोल रहा है मन, दो प्रकार के तथ्य होते हैं, भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य। भौतिक इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। इंद्रिया कौन सी थी हमने बताई थी, बचपन में पढ़ते थे ना, सेंसेस कौन कौन से होते हैं, आईज, नोज, ईयर, और इस ये होते हैं सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन, ठीक है। छोटे बच्चों की किताब में आते हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चों की, ठीक है। तो ये बताते हैं कि जो इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो, जिनको इंद्रियों से पहचाना जा सकता। आंखों से क्या देखते हैं, भाई किसी का मर्डर हुआ, मैं देख रही हूँ मर्डर हो रहा है, नोज स्मेल कर रही हूँ, कोई बाहर चूहा मरा हुआ पड़ा होता है, कई बार पता चल जाता है ना। आपने वो देखा था अभी सौरभ हत्याकांड, उसमें ये तो था, उन लोगों को लगा कि भाई आसपास कोई चूहा या बिल्ली मर गई, स्मेल से करा था ये सब कुछ। ईयर सुना, मान लीजिए कोई बाहर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, एक आदमी एक औरत को मार रहा है, तो मेरे को आवाज आ रही है ना कि भाई वो ना वो उस व्यक्ति को मार रहा है, ठीक है। टंग टेस्ट करके देखूंगी कि यार ये चीज पता नहीं कुछ अलग सा टेस्ट आ रहा है, खराब हो गई। स्किन, जैसे मान लीजिए आंखें बंद भी है, मैं फील करूंगी कुछ चीज आ गई है ना, तो पता तो चल ही जाएगा ना आखिर, तो स्किन से, ठीक है। तो मानसिक चेतना के अधीन होते हैं तथा इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य नहीं होते। कौन से हो सकते हैं ये, आशय, मेरा क्या आशय है जिसको फील किया
जा सकता है? अब आशय तो मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है, ठीक है। भौतिक तो क्या हो गए, जो इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य होते हैं। मानसिक चेतना के अधीन क्या होते हैं, जैसे कि इंटेंशन हो गया, फिर हो गया गुड फेथ, मैंने कोई गुड फेथ में काम किया तो बचाव मिल जाता है ना, गुड फेथ के अंतर्गत काम करते हैं तो। आईपीसी में कौन सा सेक्शन था, 52 सद्भावना पूर्वक, और बीएनएस में कौन सा, ये आप लोग देखेंगे, ठीक है। उतावलापन, मेरे को एक्साइटमेंट होता है काम करने के लिए, मैं वीडियो बनाने आती हूँ, अच्छा बच्चों को जल्दी जल्दी बना के बताएंगे अपन कैसा बन रहा है ना, उनके लिए ये प्रयास करूंगी ऐसे। और आपको एक्साइटमेंट क्या होना चाहिए कि मैं जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दूँ, ठीक है। फिर इसके बाद होता है सदिच्छा, आपकी इच्छा होगी तभी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करोगे। रिव्यूज तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, 7,000 लोग सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और जाके पता है व्यूज कितने आते हैं, 100 व्यूज, 150 व्यूज। लगता है यार अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए, और सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई दे रहा है आपको फ्री में इतना, बीएससी दे दिया, बीएनएस दे दिया, बीएनएस दिया क्या किसी ने, मैं पढ़ा रही हूँ आपको आके, तो केवल लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। शारीरिक संवेदना हो गई, उपेक्षा हो गई, नेग्लेक्ट करते हो जो आप लोग, वैमनस्य हो गया, शरीर की दशा हो गई, तो ये कैसी स्थितियां होती है, मानसिक चेतना होती है, जिनको कि आप फील नहीं कर सकते, मतलब सोच सकते हो पर वो चीज नहीं कर सकती। कोई अच्छा काम करना चाहता है, उसके दिमाग में चल रहा है, तो आपको थोड़ी ना पता चल जाएगा कि वो अच्छा काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो चीज हो गई, ठीक है। तो मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना को अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। कौन से तथ्य होते हैं, एक तो भौतिक होते हैं, मानसिक होते हैं। भौतिक वो होते हैं जिनको कि आप फील कर सकते हो अपने सेंस ऑर्गन से, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, इनके द्वारा। और मानसिक दशा, मानसिक चेतना के द्वारा कौन निर्धारित होते हैं, जैसे कि आशय हो गया, उतावलापन हो गया, सद्भावना हो गई, सदिच्छा हो गई, शारीरिक संवेदना हो गई, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, मानसिक चेतना के अधीन आती है। किसी चीज की आपको नॉलेज है तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत, कार्य आकस्मिक था या साक्ष्य था, इस पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। प्रश्न है कि कार्य आकस्मिक था या साक्ष्य था, विशिष्ट ज्ञान या आकर्षण से किया क्या था। एक बार रीड आउट करेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब ऐसे तथ्य कि ऐसा कार्य काम आकस्मिक था या साक्ष्य था, विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था। ऐसा कार्य समस्त घटनाओं की आवली, आवली क्या होती है, ये होता है ना, इसके बाद ये किया गया, इसके बाद ये किया गया, 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, 5 काम, जिससे हर एक घटना का संबंध हो, वह कार्य करने वाला व्यक्ति संप्रति या सुसंगत हो, मतलब वो काम उसने व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। यह धारा ओमनिया प्रेजेंस राइट एट सोलेमीटर ऐसे एक्टा से आधारित होती है। ये एक क्या है, मैगजीम है, ठीक है। एक बार हम पूरा रीड करेंगे फिर समझने की कोशिश करें। कार्य सही ढंग से किया जाना, उपधारित किया जाना चाहिए। 2 प्रकार के मामलों में होती है, किसी व्यक्ति पर आरोपित कृत्य आकस्मिक हो, साक्ष्य हो। कृत्य आकस्मिक होने का बचाव लिया गया हो, किसी कार्य को विशिष्ट आशय या ज्ञान से किया गया हो। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसके पास 3 मकान है, इसने इनका करवा रखा है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करवा रखा है। अब ये चाहता है कि मुझे ये इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए, ठीक है। पहले घर में क्या लगवा देता है, आग लगवा देता है, ठीक है, इसको इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, ठीक है। घर वालों से भाई कोई बम पटाखा आगे लग गया होगा, है ना भाई, दिवाली का टाइम था, कोई बम पटाखा आगे लग गया, आग लग गई, कोई पीपे वीपे रखे, कोई कागज पत्तर वगैरह रखे होंगे जो इनमें आग लग गई, इसका घर जल गया। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने मान लिया भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तेरा घर जल गया, तेरे को पैसे वैसे हमने दे दिए। फिर क्या किया गया, इस इंश्योरेंस के पैसों से उसने उड़ा लिए मजे, खूब आराम से घूमा फिरा, काली वाली घूमने चला गया, खूब इंजॉय मारा, गाड़ियां वाड़ी खरीद ली, खूब मोबाइल बस मजे मारे इसने खूब, ठीक है। यही तो करते हैं ना, जिसके पास पैसा होता है तो वो सबसे पहले ये करता है, कोई दान पुण्य करने थोड़ी ना जाता है, वो यही काम करता है सबसे। उन्होंने ये काम किया। फिर इसके बाद क्या हुआ, वो हो गए पैसे खत्म, इंश्योरेंस के पैसे खत्म। अब ये बोले मैं क्या करूं, इसने क्या किया, दोबारा इस वाले घर में आग लगवा दी। अब भाई इंश्योरेंस कंपनी वालों ने बोला घर जला तो जला, लेकिन बार बार तेरा ही घर क्यों जला, ये वाली बात बोली गई इस सेक्शन में। कार्य आकस्मिक था या साक्ष्य था, इस पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। फिर उन्होंने खोजबीन करी तो उन्होंने देखा कि ये कार्य अपने आप हो रहा है, इसने साक्ष्य क्या है, इंटेंशन के साथ किया है कि भाई मुझे इंश्योरेंस वगैरह के पैसे मिल जाए। भाई तू ज्यादा चतुर चालाक बन रहा है ना, तो ये वाली बात आ जाती है कि कार्य आकस्मिक था या साक्ष्य था, इस पर प्रकाश डालने वाले तथ्य हमको सेक्शन 13 में सुसंगत हो जाते हैं।
ठीक है। उसका आशय क्या था? विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था। विशिष्ट ज्ञान या आशय क्या था कि भाई मेरा घर जलेगा, कोई बात नहीं, अपने पास तो तीसरा मकान है, रह तो मैं वहां पे भी लूंगा, इन दोनों घरों में आग लग जाएगी तो क्या है, पैसा तो कमा ही लूंगा ना, आखिर में इंश्योरेंस के पैसे वसूल लूंगा। तो ये वाली बात इन्होंने करी। तो इस पे प्रकाश डाला गया कि कार्य आकस्मिक था या साक्ष्य था, उस पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। ठीक है, क्लास सेक्शन और है, ये देख लेते हैं, 1 मिनट। कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है? कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है? तो इसके अंतर्गत होता है, प्रश्न है कि कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, कारोबार के किसी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य संभावतः किया जाता है, सुसंगत। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे कि भाई अगर कारोबार के अनुक्रम में आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपने उस ऑफिस में रेगुलरली एक सीट पे बैठते हैं, सीट पे जाके मान लीजिए आप अकाउंट्स का काम करते हैं, आप रोजाना अकाउंट्स के लिए, अब तो देखो पहले तो डायरी वायरी होती थी, अब डायरी नहीं होती, अब जैसे कि मान लीजिए कोई फोल्डर मेंटेन करते हैं, अब उस फोल्डर मेंटेन करते हैं, आपने कोई डेटा वहां पर डाला, तो ये बोल रहा है कि वो रेगुलरली आके वहां पे आता था और क्या करता था, अपना काम शुरू कर देता था। उस फोल्डर में बेसिकली वो क्या करता था, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखता था, या इस अकाउंट में ही अपने अकाउंट, मतलब इस फोल्डर में ही अपने अकाउंट वगैरह मेंटेन करता था। तो कारोबार के अनुक्रम में अगर रेगुलरली वो कोई काम करता है तो वो अस्तित्व सुसंगत है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए। ठीक है, कि ए नाम का व्यक्ति है, इसने पत्र प्रेषित किया, यानी पत्र डाला, तो ये क्या हुआ, इसके ऑफिस में एक बॉक्स रखा रहता था कि किसी को भी कोई पत्र डालना है, मान लीजिए ये पत्र इसका जो मालिक था उसने डालने के लिए कहा, तो मालिक ने डालने के लिए कहा कि भाई तू C1 नामक कंपनी है, इसको लेटर पोस्ट कर देना। तो ये पोस्ट करता है, तो इस बॉक्स के अंतर्गत क्या होता है, लेटर रखे रहते हैं, तो इन बॉक्स में ये अपना भी एक लेटर डाल देता है। ठीक है, तो जब इसने इसके अंतर्गत लेटर डाल दिया तो माना जाएगा कि पत्र प्रेषित कर दिया गया है, कारोबार के सामान्य अनुक्रम में वो काम कर दिया गया है, क्योंकि लेटर डालने का काम क्या किया जाता था, इस बॉक्स के अंतर्गत किया जाता था। फिर इस बॉक्स से कोई दूसरा व्यक्ति जिसको कि अपॉइंट कर रखा था, वो व्यक्ति क्या करता था, यहाँ से जाके इसको पोस्ट ऑफिस वगैरह में डालता था। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में डाल देता था। तो ये बोल दिया कि भाई जैसे ही इसने पत्र इसके अंतर्गत डाला तो वो काम उसने कंप्लीट कर दिया, कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व सुसंगत है। इसका मतलब जैसे ही उसने उसमें पोस्ट के लिए बॉक्स के अंतर्गत अपना लेटर डाला तो उसका काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि वहां पे क्या होता था, जनरली पोस्ट करने के लिए वो लेटर उस बॉक्स के अंतर्गत डाले जाते थे। ठीक है, आज हमने कहां से कहां तक सेक्शंस देखे? सेक्शन देखे हमने सेक्शन नंबर 3 से लेके 14 तक, 3 से लेके 14 तक हमने सेक्शन देखे। ठीक है, 3 ने की थी जनरल बात और 14 ने की थी निकटता से संबंधित तथ्य, निकटता से संबंधित तथ्य। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्वीकृति की, यानी कि एडमिशन से रिलेटेड बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ जोड़ दो, और हम फिर नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।